ये 24 न्यूज इंग्लिश का विशेष संस्करण है। मैं निकोल जैथिक तेल अवीव से लाइव, जहां ईरान ने कल रात से इजराइल की ओर 2 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जवाब में इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। बस इतना ही। हाल के घंटों में ईरान ने घोषणा की है कि वो इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक रहा है, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने पूरे लेबनान जिसमें दक्षिण भी शामिल है, पर हमले फिर से शुरू किए तो उसकी प्रतिक्रिया और भी कड़ी होगी। और कुछ ही पलों बाद लितानी नदी के दक्षिण में कई कस्बों में इजरायली हमलों की खबरें आईं। वहीं उत्तरी इजराइल में भी सायरन बजने लगे, क्योंकि इजरायली सैनिकों की ओर दागे गए प्रोजेक्टाइल्स की वजह से अलर्ट जारी किया गया। आज रात इजराइल में चर्चा रही कि ईरान के साथ ये दौर शायद खत्म हुआ। अगली चुनौती कूटनीतिक है। अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना कि तेहरान से बातचीत लेबनान मोर्चे पर इजराइल को ना रोक दे। घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। इन्हें समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में i24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओजेरान है। एरियल, हाल ही में ईरान से खबर आई है कि उन्होंने देश से आने जाने वाली सभी उड़ानों को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। ये कदम कोई देश युद्ध विराम की आशा में नहीं उठाएगा। तेहरान में हो रही हालिया घटनाओं को कैसे देखना चाहिए? हाँ, ये शासन की ओर से एक उम्मीद है कि उसे अतिरिक्त इजरायली हमलों का डर है। मेरा मतलब है, अगर उन्होंने घोषणा कर दी है कि उन्होंने इजराइल पर अपने सैन्य हमले पूरे कर लिए हैं, तो फिर अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का और क्या कारण हो सकता है, सिवाय इसके कि उन्हें डर है कि इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा, जो इस्लामी शासन की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ यही वो देश है जिसने इजराइल पर हमला किया था, दूसरी ओर वो अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रहा है, जबकि इजराइल का हवाई क्षेत्र खुला है और उसी पर हमला हुआ था। तो एक तरफ उसका दिखावा है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जो वो साबित कर रहा है, जो मुझे लगता है कि उसकी मौजूदा स्थिति को काफी अच्छे से दर्शाता है। आखिरकार जहां तक ईरान का सवाल है, वो इस तनाव के दौर को खत्म करना चाहता है और ईरान और इजराइल के बीच जवाबी गोलीबारी के दौरों का एक नया सिलसिला पेश करना चाहता है। ऐसी चीज जिसकी आदत इजरायलियों को लगभग 2 दशकों से हमास के साथ और इसी तरह की अवधि से हिजबुल्लाह के साथ भी हो गई है। अब इजराइल उस अंतिम चरण में है जब उसने उन प्रॉक्सी समूहों के तत्काल खतरे को हटा दिया है, जिन्हें ईरान की सुरक्षा के लिए और लड़ाई को ईरान से दूर रखने के लिए बनाया गया था। हम देख रहे हैं कि ईरान की प्रॉक्सी नीति विफल हो गई है। प्रॉक्सी समूहों के ईरान की रक्षा करने के बजाय अब ईरान उनकी रक्षा कर रहा है, और इसलिए अभी वो इस अध्याय को पलटना चाहता है। और ये इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर करता है कि क्या इजराइल ने पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है और ईरान के इस नए समीकरण को स्थापित करने के प्रयास को कमजोर किया है कि लेबनान में कहीं भी, सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि दक्षिणी लेबनान में भी इजरायली हमले या किसी भी हमले का जवाब ईरान सीधे इजराइल की धरती पर हमला करके देगा। इजराइल ने ईरान को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि बीते 12 घंटों में हुए हमले से भी ज्यादा ताकतवर ढंग से जवाब दिया। लेकिन वो दक्षिणी लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान की धमकी की परीक्षा हो रही है। और इस तरह न सिर्फ ईरान का यह नया समीकरण स्थापित करने का प्रयास कमजोर हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल पर उसके हमले के नतीजे वैसे हैं जैसी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि इजराइल की प्रतिक्रिया और इजराइल की लगातार प्रतिक्रिया का डर ईरान में है। ठीक है एरियल, आप स्टूडियो में मेरे साथ बने रहें, लेकिन आप हमें हमारे अगले सेगमेंट की ओर ले चलते हैं, जो कि फील्ड से है। हम उत्तरी इजराइल से एक अपडेट लेना चाहते हैं। i24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता जो ब्राउन हमारे साथ लाइव हैं, जो लेबनान के अंदर देश के दक्षिण में कई अलग अलग कस्बों और गांवों में इजरायली हमलों की खबरें आ रही हैं। अभी उत्तरी इजराइल में सायरन की आवाजें सुनी गई। जमीन पर क्या हो रहा है? सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। अभी ज़रीत में, जो इज़राइल लेबनान सीमा के पास है, सायरन बज रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं और आईडीएफ से पुष्टि मिलते ही अपडेट देंगे। लेकिन पिछली बार जब सायरन बजे थे वो करीब 1 घंटे पहले की बात है और ये गलील पैन हैंडल में था।
ये इसलिए हुआ क्योंकि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में तैनात आईडीएफ सैनिकों की ओर 3 रॉकेट दागे थे। 2 को रोका गया, 1 सैनिकों के पास गिरा, पर आईडीएफ के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर आईडीएफ दक्षिणी लेबनान पर हमला करती है तो वे उत्तरी इजराइल पर फायर करेंगे, और वे यही कर रहे हैं। टायर के आसपास वे मिसाइलें दाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर धुएं के गुबार की तस्वीरें और वीडियो दिख रहे हैं, जिससे लगता है कि ये अभी थम नहीं रहा। और अगर सभी पक्षों की बात मानी जाए तो इसका डोमिनो प्रभाव पड़ेगा। अगर इजराइल दक्षिणी लेबनान पर हमला करता है, जैसा कि वो कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर हमला करेगा, और इसकी प्रबल संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल दक्षिणी बेरूत के दहिया पर हमला करेगा, फिर ईरान भी शामिल होगा, और असल में यही उत्तरी इजराइल के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। असल खतरा ईरानी मिसाइलों से नहीं, हिजबुल्लाह से है, क्योंकि उसकी मिसाइलों से लोगों को शेल्टर पहुंचने के लिए कुछ सेकंड मिलते हैं, जबकि ईरान की तरफ से मिसाइल आने पर उनके पास वहां पहुंचने के लिए 5 से 10 मिनट होते हैं। तो उम्मीद है कि हर तरफ से खतरा है, लेकिन असल में यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता हिजबुल्लाह की तरफ से है, ईरान से कम। इस 24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता जो ब्राउन से उत्तरी इजराइल की ताजा जानकारी मिली है। शाम भर उनसे अपडेट मिलते रहेंगे। जो, धन्यवाद। और अब हम उत्तरी इजराइल से सीधे वॉशिंगटन जाना चाहते हैं, जहां हमारे i24 न्यूज इंग्लिश के वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम से ताजा जानकारी मिलेगी। वेगनहाइम हमें व्हाइट हाउस से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। माइक, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सहयोग कैसा है? कल रात ट्रंप ने एक्सियोस न्यूज को बताया कि वो नेतन्याहू से ईरान के हमलों पर प्रतिक्रिया ना करने को कहने वाले थे, लेकिन कुछ घंटों बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। आपके अनुसार इसमें कितना कुछ वॉशिंगटन के साथ समन्वित है? सब कुछ वॉशिंगटन के साथ समन्वित है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हमने पहले भी ये बात की है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू अलग देशों और दुनियाओं के नेता हैं, इसलिए उनके हित भी अलग हैं। लेकिन अंत में एक समझ बनी रहती है, भले ही दोनों के बीच इस बात पर असहमति हो कि सहयोग में चीजों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ताना मारें या उनका अपमान करें और कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा, मैं तो अपना ही तरीका अपनाऊंगा। ये बस ऐसे नहीं चलता। कभी कभी वे असहमति को स्वीकार कर लेते हैं। अंत में यह एक समन्वित प्रयास होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ये कहने के 10 मिनट बाद कि किसी भी हालत में आपको ये नहीं करना है, ईरान पर उन हमलों को अंजाम नहीं दिया। ये बस ऐसे काम नहीं करता है। मैं समझता हूं कि अक्सर मीडिया में, जिसमें हम भी कभी कभी शामिल होते हैं, अराजकता पैदा करने की इच्छा होती है, लेकिन वह रिश्ता ऐसे काम नहीं करता। अंतर और तनाव होते हैं, लेकिन अंत में ऐसी चीजें किसी न किसी तरह समन्वित हो जाती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पर ये अतिरिक्त बोझ भी है कि वे इनकार की गुंजाइश रखते हुए ये संदेश दे सकते हैं कि मैंने उसे मना किया था, फिर भी उसने किया। ये उन्हें इनकार करने की सुविधा देता है, जहां वे खाड़ी के सहयोगियों से कह सकते हैं, देखो मैंने हरी झंडी नहीं दी थी। ये फिर से ईरानियों को खुली चुनौती देने जैसा भी नहीं है, जहां उन्हें ये संदेश मिले कि देखो मैंने उसे कहा था, आगे बढ़ो। उसके पास पूरा अमेरिकी समर्थन है, जिससे ईरानियों को भी जवाब देना होगा। इस तरह सभी जीतते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप को छवि मिलती है। प्रधानमंत्री अपने समर्थकों को दिखा सकते हैं कि वे अब भी वही हैं जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। इस दौरान अमेरिकी सेना को ईरान की सीधी प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं होना पड़ता, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को इससे दूर रख रहे हैं। ये हर मायने में पूरी तरह से समन्वित है। तो माइक, इस जीत से अमेरिका को क्या फायदा होगा? वे इसका कैसे उपयोग करेंगे? तेहरान के साथ चल रही इन वार्ताओं में अमेरिकी वार्ताकारों की स्थिति अब कहां रह जाती है? मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी स्थिति बेहतर या खराब होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने लाखों बार कहा है, यहाँ कोई समझौता होने वाला नहीं है। यहाँ बस कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानियों ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो लाल रेखाएं खींची हैं, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप इस समय सच में स्वीकार नहीं कर सकते, अगर वो करते भी हैं। मेरा मतलब है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर उन्होंने जो भी कहा है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी विश्वसनीयता को बड़ा नुकसान होगा। ये दोनों बातें यहाँ मेल नहीं खाती। तो हो सकता है कि वे कुछ शर्तों पर,
जैसे हॉर्मुज जलदम्रु मध्य को फिर से खोलने जैसी बातों पर सहमति तक पहुंच सकें। ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे नगद पैलेट भेजने के विरोधी हैं, जैसा कि ओबामा ने ईरान को किया था। इसलिए मामला जटिल हो जाता है। लेकिन अंतिम शांति समझौता अभी दूर है और खाई भी बड़ी है। मुझे नहीं लगता इसका उस पर कोई खास असर है। मुझे लगता है कि बड़ा असर लेबनान के मामले पर है और वो किस दिशा में जाता है, खासकर ईरानियों के ऐसा कहने के साथ। कोई भी हमला सिर्फ बेरूत के उपनगरों और हिजबुल्लाह के मुख्यालय क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि दक्षिणी लेबनान में उनके गढ़ पर भी। वहां कोई भी हमला, कोई भी तरह की हवाई हमले ईरानी प्रतिक्रिया को उकसाएंगे। ये अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर में धकेलने और यरूशलेम बेरूत के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशों में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो अमेरिका ईरान बातचीत से भी बड़ी है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है और आने वाले घंटों में भी हम इसे लगातार फॉलो करते रहेंगे। माइक वैगनहाइम, वॉशिंगटन से ताजा जानकारी के साथ। इन अपडेट्स के लिए धन्यवाद। स्टूडियो में एरियल के साथ वापस। एरियल, माइक की बात के बाद क्या कहा जा सकता है कि ईरान ने लेबनान को इन वार्ताओं से जोड़ दिया है, या अब फोकस ईरान की हालिया धमकी पर है जिसमें उसने इजराइल को लेबनान, खासकर दक्षिणी लेबनान में हमला ना करने को कहा है। नई धमकी के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 6 कस्बों पर हमला किया। अब ईरान को साबित करना है कि उसकी धमकी विश्वसनीय थी, और अगर वो कहता है कि उसने इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई समाप्त कर दी है, तो चेतावनी देता है कि लेबनान पर इजराइल का कोई भी हमला और कड़ी प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। इजराइल ने धमकी अनदेखी कर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। फिर भी अगर ईरान प्रतिक्रिया देता है तो उसने यह नया समीकरण स्थापित कर दिया है। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देता तो वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन वास्तव में जमीन पर कोई बदलाव नहीं आया, और इसलिए गेंद अब भी ईरान के पाले में है। मुझे लगता है कि उन्होंने इजराइल को धमकाने की अपनी क्षमता से ज्यादा कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने लगातार ये साबित किया है कि वो ऐसा कर सकता है। खाड़ी क्षेत्र के अपने कुछ साझेदारों के विपरीत वे अपने क्षेत्र पर एक भी ईरानी हमले को सहन करने या झेलने के लिए तैयार नहीं है। बिना किसी उकसावे के ईरानी हमले की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि इजराइल या ईरान के पास इजराइल पर हमला करने का उचित बहाना था जब वो लेबनान में इजरायली हमले का जवाब दे रहा था। वहां कोई वैध बहाना नहीं है, और इसलिए अभी असली बात यह है कि ईरान ने इजराइल की परीक्षा लेने की कोशिश की। अब इजराइल ईरान की परीक्षा ले रहा है। अब ईरानियों को साबित करना है कि वे केवल बातें नहीं कर रहे थे, या फिर क्या ये सच में एक नया समीकरण है जिसे उनकी तरफ से किसी भी तरह की छूट के बिना लागू किया जा रहा है। एरियल, ईरान के दूसरे प्रतिनिधि हूथियों ने भी आज इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अब से लाल सागर में इजरायली समुद्री गतिविधियां हमले का निशाना बनेंगी। वे इसे लेबनान से नहीं जोड़ रहे हैं। हूती बस ये कह रहे हैं कि अब से इजराइल एक बार फिर निशाने पर है। हाँ, लेकिन वे पिछले 3 महीने, 6 महीने या पिछले साल जब से पहली बार इजराइल ईरान युद्ध हुआ, तब भी ये बयान जारी कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब सवाल उठता है कि अभी क्यों? अभी क्यों? क्योंकि ईरान अपनी प्रॉक्सी नीति को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है और सभी क्षेत्रों में एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही इनका इरादा है। असल में जो बाहर दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से इसके विपरीत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ईरान के प्रॉक्सी वहां इसलिए हैं ताकि लड़ाई को ईरान से दूर रखा जा सके। आज इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान जो करने की कोशिश कर रहा है वो अपने प्रॉक्सी को इस तरह सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है जिससे इजराइल का ध्यान भटक जाए। लेकिन इजराइल का ध्यान मुख्य रूप से ईरान पर केंद्रित है और उसके बाद प्रॉक्सी पर। और हम देख रहे हैं कि इन ईरानी धमकियों के बावजूद, इन हूती धमकियों के बावजूद इजराइल अपनी रक्षा नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो है हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करना, चाहे कितनी भी। यही हम हूतियों से सुन रहे हैं। ये संभव है कि इजराइल इसका जवाब देगा।
हूती हमला भले ही उसे रोक लिया गया हो, इजराइल को एक तरह से राहत देता है ये तय करने के लिए शायद इस समय जवाब ना देना और बाद में जवाब देना। आखिरकार ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके प्रतिनिधि पूरी ताकत में हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। ठीक है, अब ईरान के मुख्य प्रतिनिधि हिजबुल्लाह की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर शदी खलून हैं, हिजबुल्लाह विशेषज्ञ और दक्षिण लेबनान के पूर्व सुरक्षा अधिकारी जो अभी इजराइल के अपर गलील से जुड़े हैं। अब रिटायर्ड मेजर खलून, लेबनान में हमलों के जवाब में इजराइल पर हमला करके मैं जानना चाहती हूं कि ईरान ने हिजबुल्लाह को क्या संदेश दिया है। ईरान से अब पूरी सैन्य मदद मिलने के बाद ये समर्थन लेबनान में इस आतंकी संगठन के काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? मुझे लगता है कि ईरान, हिजबुल्लाह और असल में लेबनानी लोगों को ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि इजरायली हमलों और हमलों के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत किया जाए, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था और बेकार क्षेत्र और वहाँ पाए गए सुरंगों को लेने के बाद हम असल में दक्षिण लेबनान में नबातिया की ओर भी बढ़ रहे हैं और ये दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का मुख्य गढ़ है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है और ये दिखाने की भी कि वे उनसे किया गया अपना वादा निभा रहे हैं। अगर इजराइल बेरूत पे हमला करता है तो हम आपके लिए हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन इस बीच ये वास्तव में उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। लेबनान में शिया समुदाय के अंदर जो जबल आमेल दक्षिण लेबनान क्षेत्र में रहते हैं, जो एक सुरक्षा क्षेत्र है, पहले ये कहते हुए कि क्या हमारी जिंदगी उन लोगों से कम महत्वपूर्ण है जो बेरूत में शिया समुदाय में रहते हैं, तो ये उनके लिए भी कुछ समस्याएं और ईरान के खिलाफ शिकायतें पैदा कर रहा है। और मुझे लगता है कि आखिर में हम ईरान को फिर से ये एक मोर्चा जिसे हम ईरान कहते हैं बनाने की अनुमति नहीं देंगे। एक मोर्चा ईरान का मतलब है ईरान से लेके इराक, लेबनान और हूथियों तक, जो एक ही मोर्चा है जिससे वो एक साथ हमला कर सकते हैं। यही वे अब फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और हम दक्षिण लेबनान में लगातार हमले करके उन्हें संकेत दे रहे हैं कि ये खेल हम आपके साथ नहीं खेलेंगे और हम हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक वे अपने हथियार नहीं छोड़ देते और इजरायली और लेबनानी लोगों को स्वतंत्र उदार राज्य बनाने की अनुमति नहीं देते। और वास्तव में हिजबुल्लाह और उनके प्रतिनिधियों क्षेत्र में ईरानी प्रतिनिधियों की धमकियों से मुक्त हो। पिछले हफ्ते इजराइल और लेबनान के बीच वॉशिंगटन के माध्यम से हुई संघर्ष विराम वार्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लेबनानी सशस्त्र बलों को लितानी नदी के दक्षिण में उन इलाकों में जाना है जहां से हिजबुल्लाह पहले ही हट चुका है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह इस संघर्ष विराम का पालन करने से इनकार कर देता है तो क्या ये अब भी संभव हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम मानेगा। हिजबुल्लाह लेबनानी नहीं है। शायद मैं कुछ लोगों को निराश कर रहा हूँ। हिजबुल्लाह लेबनानी नहीं है, ये ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरानी ही अब उन्हें चला गए और उनके साथ लड़ भी रहे। और IRGC भी लेबनान में है जैसे अधिकारी जो इस हिजबुल्लाह समूह को चला रहे हैं। असल में उनकी पूरी वफादारी ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। उन्हें लेबनान की परवाह नहीं। वे लेबनान को इस्लामी बनाना चाहते हैं जो ईरान की एक परियोजना का हिस्सा है और उन्हें लेबनानी लोगों और लेबनान राज्य की कोई खास परवाह नहीं। तो मुझे इन संघर्ष विराम के मुद्दों पर विश्वास नहीं है। शायद सिर्फ ट्रंप ही इस पर विश्वास करते हैं और वही इसे कर सकते हैं, या उनके सलाहकारों में से कोई और। लेकिन हम आतंकवादियों के साथ कोई समझौता या संघर्ष विराम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम उन्हें और ताकतवर बना देंगे और असल में हम उन्हें अपना सामान और गोला बारूद फिर से इकट्ठा करने का समय भी दे देंगे और वे तब तक लड़ते रहेंगे क्योंकि जब तक वे अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते, यानी यहूदी इजरायली राज्य जिसे वे छोटा शैतान कहते हैं और बड़ा शैतान यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को मिटा देना। तो लेबनानी राज्य और लेबनानी सशस्त्र बलों को अभी क्या करना चाहिए? लेबनानी सेना कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहने के लिए माफ कीजिए, लेकिन लेबनानी सेना में हिजबुल्लाह की घुसपैठ है। इसमें कई सालों से हिजबुल्लाह की घुसपैठ हो चुकी है।
तो ये उम्मीद करना कि ये लेबनानी सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगी, वास्तव में एक भ्रम है। हमें जो करना है वो ये है कि हम इजराइल में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और गलील क्षेत्र फिर से अपने निवासियों से आबाद होगा और वे इस क्षेत्र में सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, और अगर वे ऐसा सोचते हैं तो वे बनाएंगे। मैंने सुना है, जैसे कि खबरों में रिपोर्ट थी, कि कुछ अमेरिकी सोच रहे हैं कि वे लेबनानी सेना के भीतर एक नई यूनिट बनाएंगे या उसका संचालन करेंगे जो हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए होगी, जिसे अमेरिकियों और अन्य लेबनानी अधिकारियों द्वारा अमेरिकियों के निर्देशन में चलाया जाएगा। ये लेबनान में गृह युद्ध की ओर ले जाएगा और अंत में ये लेबनान राज्य कई साल पहले ही एक असफल राज्य बन चुका है। मैं उन समाधानों के बारे में नहीं सोचता। लेबनान के लिए जो एकमात्र समाधान काम कर सकता है वो है लेबनान में एक नया शासन, जिसे परिसंघों और संघीय सरकार पर बनाया जा सकता है, जिसमें कैंटन हो। अगर शिया कैंटन लड़ाई जारी रखना चाहता है तो उसे अकेले लड़ने दो, और अन्य समुदाय इस कैंटन से खुद को बचा सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो वास्तव में उनके लिए विनाश का खतरा भी पैदा करेगा। इस तरह हम जान सकते हैं कि हम सिर्फ शिया कैंटन से लड़ रहे हैं और खुद को युद्ध या अन्य कैंटन में नहीं उलझा रहे, जिससे अमेरिकियों, यूरोपियों और दुनिया के अन्य हिस्सों से समस्याएं हो सकती हैं। रिटायर्ड मेजर शदी खली i24 न्यूज इंग्लिश पर शामिल होने और विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। अब उत्तरी मोर्चे से लेकर केंद्रीय इजराइल तक ताजा घटनाक्रम तेल अवीव से हमारे i24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता मलिक सलदीन अपडेट दे रहे हैं। मलिक, फिलहाल ये दौर ईरान के साथ थम गया है, इसका वहां रहने वाले नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा जहां आप हैं? होम फ्रंट कमांड्स की गाइडलाइंस अब भी वही हैं। जिन परिवारों के बच्चों के स्कूल कल भी बंद रहेंगे, उनके लिए इसका क्या मतलब है? आप क्या बता सकती हैं? होम फ्रंट कमांड के निर्देश अभी भी आज रात 8 बजे तक लागू हैं और शायद ये वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हाल की घटनाओं और ईरान के इस बयान के कारण कि वे इजराइल पर अपने हमले रोक रहे हैं। एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी तरफ आज हाल की घटनाओं और ईरानी हमलों के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कल ये फैसला पहले ही इजरायली शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया जा चुका है। कल कोई स्कूल नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन घटनाओं के बाद ये बदल जाएगा या नहीं। इजरायली हवाई अड्डे के बारे में जो मुख्य है नतबाग, वर्तमान निर्देश ये हैं कि उड़ानें नियमित रूप से जारी रहेंगी। कम से कम इजरायली कंपनियों की उड़ानें नियमित रूप से जारी रहेंगी। वे अपनी उड़ानें न रोक रहे हैं न रद्द कर रहे हैं। हालांकि कुछ विदेशी कंपनियों जैसे विज एयर ने उड़ानें रद्द की हैं और यहाँ तक कि फ्लाई दुबई भी, जो नियमित रूप से हर दिन इजराइल में आती जाती रहती है, वे कुछ उड़ानों में देरी कर रहे हैं, पर सभी रद्द नहीं कर रहे हैं। अन्य उड़ानें भी शामिल हैं। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ कुछ व्यवधान है, लेकिन फिलहाल परिवहन मंत्रालय और परिवहन मंत्री का फैसला यही है कि इस स्थिति को नहीं बदला जाए और वो अभी के लिए खुला रहेगा जब तक कोई और सूचना नहीं आती, चाहे हमले और गोलीबारी फिर से शुरू हो या नहीं। ये अभी की वर्तमान स्थिति है। और इजराइल के नागरिक जो सायरन बजने से पहले जाग गए थे, या कम से कम यहाँ केंद्र में दी गई चेतावनी ने उन्हें एक अलग हकीकत में जगा दिया। लेकिन बहुत ही कम समय में 3 घंटे के भीतर इजरायली होम फ्रंट कमांड द्वारा 2 बार चेतावनी देने के बाद और कम से कम एक सायरन जो ईरानी मिसाइलों के कारण सुना गया है, दूसरा सायरन हूथियों की मिसाइल से था, कोई नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ और जिंदगी सामान्य हो रही है। फिर भी सब कुछ आने वाले घंटों पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही होता है। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 12 घंटों में ही चीजें कितनी जल्दी बदल सकती हैं। लेक्स लाडन तेल अवीव से अपडेट्स के साथ मौके से की गई इस कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।